अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण नाज। मुस्लिम लीग नून की पहचान, मर्द बहरान, तजर्बेकार वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को आए हुए माशाल्लाह माशाल्लाह 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। इन 100 दिनों में वो क्या बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सके हैं और इन 100 दिनों में उन्हें क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, ये आज कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखने लगी हूँ। यकीनन जिस वक्त डार साहब आए हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाया और उन्हें लाते ही कहा गया कि डार साहब आएंगे, सब संभाल लेंगे। जब इसहाक डार ने मनसब संभाला, मुल्क के ज़खायर 8 अरब 5 करोड़ के करीब थे, जो इस वक्त महज 4.5 अरब डॉलर रह गए हैं, यानी बढ़ने के बजाय ना कम हो गए हैं। वज़ीर ख़जाना के बार बार दावों के बावजूद दोस्त ममालिक ने भी अब तक कोई मदद नहीं की है। हालात इस नहज पर आ गए हैं नाज़रीन कि हमारे पास एक माह से भी कम इम्पोर्ट्स के लिए डॉलर रह गए हैं। एलसीज खुल नहीं रही हैं, पोर्ट्स पर सामान पड़ा हुआ है, क्लियरेंस नहीं मिल रही है। डार साहब आए तो डॉलर 230 रुपए का था। उन्होंने दावा किया कि वो डॉलर को 180 पर लाएंगे, लेकिन हालात ये हैं कि इस वक्त इंटर बैंक में 227 का रेट है, लेकिन ओपन और इंटर बैंक में फ़र्क तकरीबन ये 30 रुपए से ज़्यादा का हो चुका है। एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बजाय 100 दिनों में 15% कम हो चुकी है। महंगाई की शरह कम होने के बजाय बढ़ गई है। आटा गुज़िश्ता चंद रोज़ में 30 रुपए फ़ी किलो तक महंगा हो चुका है। मुर्गी का गोश्त 150 रुपए तक बढ़ गया है। प्याज की कीमतें अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये भी एक लग्जरी आइटम बन चुका है। डार साहब बिगड़ती माशी सूरत हाल में आवाम को कोई फ़ायदा तो नहीं पहुँचा सके हैं, लेकिन इन 100 दिनों में उन्हें बड़े फ़ायदे मिले हैं। वो वज़ीर आज़म के जहाज़ से गए थे और वज़ीर आज़म के जहाज़ में ही वापस आ गए हैं। वो बतौर वज़ीर ख़जाना इस मुल्क को छोड़कर गए थे और बतौर नामज़द वज़ीर ख़जाना ही इस मुल्क में वापस आए हैं। उन्हें अपनी सेनेट की रुकनीत मिल गई है, इश्तिहारी होने का स्टेटस ख़त्म हो गया है, उनकी जायदादें उन्हें वापस मिल गई और बिलाखिर 100 दिन बाद आज उन्हें एक और खुशखबरी ये मिली है कि असासा जात की ज़ब्तगी का हुक्म वापस ले लिया गया और उनके बैंक अकाउंट्स भी बहाल हो गए हैं। सो कहा जा सकता है नाज़रीन के इन 100 दिनों में मुल्की मईशत की डायरेक्शन मुतय्यन हो सकी, ना आवाम को कोई ख़ास रिलीफ मिल सका। अलबत्ता इन 100 दिनों में डार साहब के मामलात ज़रूर हैं। इससे पहले जिस तरह इत्तेहादी हुकूमत ने मिफ्ता इस्माइल के सख्त फैसले लेने पर खूब तनकीद की थी, शायद पाकिस्तान की तारीख में कम ही ऐसा हुआ हो कि अपने ही वज़ीर ख़जाना के ख़िलाफ़ उसके रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, लेकिन ये भी हुआ है। मरियम नवाज़ ने मिफ्ता इस्माइल को सोशल मीडिया के ज़रिए दिफाई पोजीशन पर लाखड़ा करने की कोशिश की है। मिफ्ता इस्माइल का दावा है कि उनके खिलाफ मुहिम खुद इसहाक डार साहब चलवाते रहे, क्योंकि उन्हें ये मनसब चाहिए था। अब डार साहब ने फ़ायदे उठाए, हालांकि लाया गया था उनको आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो ये सारी सिचुएशन क्या हो रही है, इस पर और दीगर पॉलिटिकल इशूज़ पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। और हनीफ अब्बासी साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, वज़ीर आज़म ने IMF की शराइत पूरी करने की सर यकीन दहानी करवाई है। इसहाक डार साहब कहते थे कि IMF को डील करना उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो अब हम क्या कहेंगे कि इसे क्या हुकूमत ने सरेंडर कर दिया है? सर किरण, पहले तो मैंने आपने जो इंट्रो दिया ना, जी उसके ऊपर मैं आप ही से राय इंशाल्लाह मांगूंगा और आप ही से मैं इंसाफ की तवक्को रखता हूँ कि मेरे 13 साल कौन वापस ला के देगा। राना सनाउल्लाह पे 20 किलो हीरोइन जो डाली गई है, उस पर लगाने वाला इल्ज़ाम जो है वो कौन वापस ला के देगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बेटे के से तनख्वाह लेने के ऊपर इक़्तिदार से अलहदा कर दिया गया। मरियम नवाज को 2 दफ़ा जेल में डाला गया, उसको बरी कर दिया गया है। आप मुझे बताएं, जो बरी किया गया क्या वो गलत किया गया है? मुझे ये बताएं, जो शहबाज शरीफ को 2 दफ़ा जेल में डाला गया, किस जुर्म की सज़ा दी गई? और आपको पता है इसहाक डार पे क्या इल्ज़ाम आते हैं? ज़रा बताएं ना, किस चीज़ में इश्तिहारी थे? कत्ल में इश्तिहारी थे, डकैती में इश्तिहारी थे, किसी की अगवा में इश्तिहारी थे, किस में इश्तिहारी थे? मुझे बताएं। यानी सिर्फ रिटर्न्स जमा ना कराने पर नहीं, वो 78 से अपनी जो रिटर्न्स है जमा करवा रहे थे और कहा गया आपने रिटर्न्स ही जमा नहीं करवाई। उसने बक्से भर के दिए रिटर्न्स के ऊपर। इस मुल्क के वजीर खजाना को मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया गया। आप देखे ना, ये तो आप तो हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जुल्म और सितम की चक्कियों से निकले हैं, सियासी बेगुनाह निकले हैं। बनाया गया आप लोगों को, वो गलत है सर। गलत है ना, तो फिर किस चीज का इश्तिहारी हुआ? मैंने तो फिर आपसे कहता हूं कि कोई कत्ल का इश्तिहारी था? नहीं, ये इल्जामात वो इल्जामात थे जो आज जब अदालतों के अंदर वो चीजें गई हैं तो आप ये अल्लाह ताला के फजल और करम से वो सारी चीजें जो हैं वो इस तरह
क्लीन और नीट निकल के बाहर आ रही हैं कि लोगों को पता चल रहा है कि असल क्या था और नकल क्या था। असल में इशू ये है कि आपने कहा, फिर एक और बात आपने की जी, आप इतने अरब डॉलर जो है अब रह गए हैं। और भाई जी हमारा क्वेश्चन तो ये है कि जब मियां नवाज शरीफ को आपने इक़्तिदार से अलहदा किया, उस वक्त मुल्क के रिजर्व कितने थे पता है? 24 अरब डॉलर। उस वक्त इस मुल्क के अंदर आटा कितने का था? 35 रुपए का। कहा कि इंसाफ के साथ मैं जवाब दूं, मैंने आपको इंसाफ के साथ बताया कि जो कुछ इंतकामी कार्रवाइयों के तौर पर आप लोगों के साथ हुआ वो गलत हुआ। अब आप मुझे इंसाफ से बताएं ना सर, ये 100 दिनों में आवाम को कोई रिलीफ मिला सर? इसी तरह ना करे 100 दिनों में नहीं, ये वही सागदार हैं जिन्होंने 1997 में इस मुल्क की मैशियत को संभाला। ये वही सागदार हैं जो 2013 में आए तो मुल्क किस सूरत हाल से गुजर रहा था और कहां पे लेके उसने छोड़ा। 2017 में जब मियां नवाज शरीफ को उतारा, मैं यही आपसे गुजारिश अर्ज कर रहा हूं, 24 अरब डॉलर के मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने छोड़े रिजर्व, 17 अरब डॉलर शायद खाकान अब्बासी जब गया उसने छोड़े। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपके सामने के 4 साल के अंदर इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया गया। IMF के साथ मैंने नहीं एग्रीमेंट किया, वो PTI ने एग्रीमेंट किया है। और किस तरह पूरी कौम को 22 करोड़ लोगों को किस तरह उन्होंने गिरवी रखा, किस तरह बांधा। अब आगे बात, अब आगे नहीं था कि मईशत को इतना तबाह बर्बाद पिछली गवर्नमेंट कर चुकी है। कब कह रहा हूं, देखिए पहली किरण बात, कोई इसमें दो राय नहीं है कि इस वक्त मुल्क बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। महंगाई का तूफान बरपा है और मैं तो वो शख्स हूं जिसने खुद अपनी हुकूमत में बैठ के हमने कहा, जब मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि ये हालात इस तरह जा रहे हैं। अब इसहाक डार साहब आए हैं और एक इत्तेहादी हुकूमत है, सब मिलजुल कर मेहनत कर रहे हैं, उस बिगाड़ को खत्म कर रहे हैं। देखें PTI क्या थी, मैं बताऊं PTI कौन थी सर? PTI उस गांव में बैठा हुआ वो डिस्पेंसर था जिसने पेशेंट का बेड़ा गर्क कर दिया, उसको किडनी भी फेल कर दिया, उसका लीवर भी खराब कर दिया, उसके हार्ट को भी बेड़ा गर्क कर दिया गलत दवाइयां दे के। तो फिर अब आप लोग भी क्या गलत वहां से उठा के सुने तो सीना मेरी बात। अब मैं बड़े आराम से आपको समझा रहा हूँ, बड़े सुकून के साथ पूरी कौम को। अब उस जो PTI थी या इमरान खान सर्जन था, वो डिस्पेंसर था गांव का, वो भी क्वालिफाइड डिस्पेंसर नहीं होता। आपको पता ना कि वो किसी डॉक्टर के पास बेचारा मेडिसिन पकड़ा रहा होता था तो वो अपनी जाके क्लिनिक खोल लेता था, तो दवाइयां बना के देता था। अब ये वो थी। अब वो पेशेंट आया है सर्जन के पास, सही। अब उस सर्जन को उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। देखे ना, अभी इमरान खान को जो सिर्फ बुलेट के वो टुकड़े लगे हैं ना, गोली तो नहीं लगी, फोरेंसिक आ गया ना, मैं तो नहीं कह रहा। और फोरेंसिक लैब कहाँ पे है? पंजाब में। सुने, अगर वो 6 हफ्ते नहीं 3 महीने हो गए वो ठीक नहीं हो रहा, तो इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के साथ जो कुछ ये करके गए हैं उसके लिए वक्त दरकार है। आपने पिछली दफा आके कहा था कि फिर हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं असेंबली को। अभी उस पे कायम हूं। लेकिन मैं आपकी ना, जो आपने आगाज में बात की थी ना कि 97 में भी इसहाक डार साहब थे जिन्होंने मईशत को बेहतर किया था, तो सर यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसहाक डार साहब आएंगे तो बेहतरी होगी। इंशाल्लाह बेहतरी होगी। इसके बावजूद देखिए, जिस तरह असम्बलियां तहलील नहीं ना होने जा रही, उसी तरह पाकिस्तान डिफॉल्ट करने नहीं, सुने, इसी तरह पाकिस्तान भी डिफॉल्ट करने नहीं जा रहा। और जो ये कहते हैं उनको अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। ये आपके प्रोग्राम में मैं क्या कह के गया था 26 नवंबर के बाद? मैंने कहा था 100 इमरान खान और एक परवेज इलाही बनता है, ठीक है जी। और वो दिन और आज का दिन, आज भी देखिए, परसों जो परवेज इलाही ने PTI के बारे में कहा है, इनको तो PTI के जितने लोग हैं ना, उनको चाहिए कि वो सारा इस तरह लपेट ये कामयाबी किसकी है, आपकी या परवेज इलाही की, असेंबली तहलील ना होना? देखें, पहली बात तो ये है कि ये शर्मिंदगी किसकी है, ये देखें ना, कामयाबी को तो बाद में छोड़ो ना। ये उस शख्स की शर्मिंदगी है जिसने मुशावरत के बगैर ये ऐलान कर दिया। शर्मिंदगी का पता है ना सबको, कामयाबी किसकी है? कामयाबी की बात तो बाद में आएगी ना, कामयाबी तो हमारी भी है ना। हम तो असम्बलियां नहीं तोड़ना चाहते थे ना। सही, ठीक। हम तो असम्बलियां, हम तो कहते हैं कि आए मैदान लगे जी। हमारा अक्टूबर में इलेक्शन आता है जी। और अगर हमें इस इमरजेंसी को, फिर मैं आपके प्रोग्राम में ही कहा था, दोबारा कहने लगा हूं, मेरी ये अपनी जाती राय, पार्टी पॉलिसी नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं कहता हूं, पाकिस्तान की इकॉनमी जिस डगर पे जा रही है, खड़ी है, इसको संभाला देने के लिए 1 साल अगर नेशनल असेंबली को
या गवर्नमेंट एक्सटेंड कर दिया जाए तो सही। लेकिन हमने खबर दी है, कोई ब्रेकिंग न्यूज भी चलाए हैं, अब्बासी साहब कह रहे हैं कि असेंबली तहलील नहीं होने जा रही है पंजाब असेंबली। खाकान नजीब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मधुखेल साहब आपकी तरफ आती हूँ सर, जरा खाकान साहब का कमेंट ले लूँ सर। हम जो अब्बासी साहब ने बात की, इसहाक डार साहब ने जो पहले कारनामे दिखाए हैं बहैसियत वजीर खजाना, तो यही तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उनसे कि वो वापस आएंगे तो मार्केट भी बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, मामलात अच्छे हो जाएंगे, डॉलर भी नीचे आएगा, मईशत में जो एक गैर मुस्तहकम सूरत हाल थी वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जब ट्रैक रिकॉर्ड में देख रही हूँ 100 दिन का, तो उनके मामलात तो बेहतर हो रहे हैं लेकिन मईशत तो बदहाली की तरफ जा रही है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन। एक चीज हम हमेशा कहते हैं, पाकिस्तान बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, इकोनॉमी एक नाजुक मोड़ से गुजर रही है, पर जो चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमी ने फेस किए हैं ये आई डोंट थिंक कि कभी पहले किए हैं। जरा इसको समझ लें और फिर हम देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स भी उतना ही चैलेंजिंग था जितने चैलेंजिंग हमारे मसाइल खड़े हुए हैं। नंबर 1 ये है कि दुनिया एक बहुत मुश्किल से गुजर रही है। कोविड के बाद आपने ये देखा कि पूरी दुनिया में एक कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी, चूंकि एक यूक्रेन वॉर का एक शॉक आया, फिर एक इन्फ्लेशन का शॉक आया, फिर ये हुआ है कि बहुत इन्फ्लेशन के बढ़ने से दुनिया की मईशत जो है वो सुकड़ना शुरू हो गई है, यानी कि स्लो होना शुरू हो गई। दुनिया की मईशत के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनको हम कहते हैं इमर्जिंग मार्केट्स, उनकी रसाई टूट गई टू फॉरेन मार्केट्स। इसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान एक पॉलिटिकली तो ऑब्वियसली चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर ही रहा था, पर हमने साथ साथ ये देखा कि आंगहानी सूरत में आपने फ्लड्स देखे पाकिस्तान में। सो ये एक और शॉक था पाकिस्तान को। फिर उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान का जब इंपोर्ट का बिल बढ़ा और 80 अरब डॉलर तक चला गया और एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस मिला के बमुश्किल 60-62 अरब डॉलर जमा हुए पिछले साल जून तक, जो मालियाती साल है, तो आपका करंट अकाउंट का खसारा, ये वही खसारा है जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, माली खसारा 17.5 अरब डॉलर पे चला गया। आपने IMF का दामन छोड़ दिया, आपके रिजर्व्स 18 अरब डॉलर पे 28 दिसंबर 2021 को, और आज आपके रिजर्व्स 5 अरब डॉलर से नीचे चले गए। ये बिल्कुल इतनी मुश्किल सूरत हाल है कि इसका रिस्पांस इक्वली चैलेंजिंग होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ये है कि गिवन के हुकूमत अपने आखिरी दिनों में खड़ी है, आखिरी दिनों से मतलब है आखिरी लेग पे खड़ी है, मतलब आखिरी 6-7 माह। मैं तो यही समझता हूं कि चलें जो हमने इलेक्शन साइकिल है उसी को लेके चल सही। नजीब साहब आती हूँ दोबारा आपकी तरफ, आती हूँ मधुखेल साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी से बतौर इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतमईन नहीं थी, इसहाक डार की कारकर्दगी से मुतमईन है सर आप लोग? देखिए किरण साहिबा, ये वो शख्स है जो गैर मुंतखब शख्स को वज़ीर ख़ज़ाना पहले भी बनाया था शाहिद खाकान अब्बासी साहब की शराकत की वजह से, और इस मरतबा फिर मेरे हाथों बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद फिर उसको वज़ीर ख़ज़ाना बनाया। और फिर यही अल्फाज जब मैंने कही है, जो आपके सामने मैंने कही है, तो मुस्लिम लीग नून के वज़ीरों ने शिकायतों का अंबार जो है ना वो मेरे क़यादत के सामने रखे। आज उन वज़ीरों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ज़रा आप अपने अल्फाज के ऊपर अपने गिरबान में देख लें। ये वही शख्स, गैर मुंतखब शख्स जिसकी आप दिफा कर रहे थे, आज उन्होंने अपनी कायद मियाँ नवाज शरीफ सब तक पहुँच गए। जो उसने अल्फाज के मैं दोहरा नहीं चाह रहा हूँ। यकीनन इसहाक डार साहब पहले भी जिसको मुखालफिन जो है ना जादूगर के नाम से पुकारते थे, और जादूगर पॉजिटिव अल्फाज में मैं कहूँगा क्योंकि उसको मईशत का पता था और पिछली 2 हुकूमतों में उसने मईशत को अच्छी तरह संभाला, और अब भी यकीनन वो इस सूरत-ए-हाल में जो हमारे सर वो ये जो थोड़ा सा गैप आया बीच में 1.5-2 साल का, तो उस पर क्या वो अपने मैजिक टैक्टिक्स भूल गए हैं क्या? नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए आपको याद है इमरान याजी साहब और इनके हवारी जो है ना, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का, पाकिस्तान को खुदा न खासा 3 टुकड़े का, और तुर्की मॉडल, पता नहीं क्या क्या वो ख्वाब क्या क्या लोगों को डराते थे। तो उन सूरत-ए-हाल से तो हम अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए, और फिर इनके 3 मुल्क दुश्मनों ने
मैं मुल्क दुश्मन कहता हूँ, गद्दार का लफ्ज़ पुराना हो चुका है। जब इनकी शौकत तरीन है और उनके वो झगड़ा और मौसन लगारी का ऑडियो टेप आ गया तो उनसे मज़ीद वाज़ेह हो गया कि वो किस तरह पाकिस्तान की बुनियादी हिलाने में ये पेश थे। जब 2 दिन बाद IMF की डील होने वाला था और मौजूदा हुकूमत ने सारी तवानाई इस पर सर्फ करके और किसी तरीके से IMF को राज़ी करने की जो कोशिश कर रहे थे और उस कोशिश को भी नाकाम बनाने के लिए वो ऑडियो टेप ही काफ़ी है जो आज तक उन्होंने चैलेंज नहीं किया बल्कि एक्सेप्ट किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसाक डार साहब को ये क्रेडिट तो मुखालफिन को भी देना चाहिए कि जो इस तरह वो पाकिस्तान को श्रीलंका और 3 टुकड़े और पता नहीं क्या क्या ख्वाब देख रहे थे नापाक, उनसे तो कम से कम वो इसाक डार ने निकाल दिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह CPEC दोबारा स्टार्ट हो चुका है और सऊदी अरब के साथ हमारे अक़वाम आलम के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए। आपने मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से बात की है ना, मैं जरा हनीफ अब्बासी साहब का कमेंट इस पे ले लूं, फिर खाकान साहब आपकी तरफ आती हूँ। सर ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने वैसे 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब के लिए कही, ये जो उन्होंने बात कही है कि जी इसाक डार साहब को वजारत खजाना इसलिए मिली और वो ज्यादा फेवरेट इसलिए हैं कि वो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं। पहली बात तो ये है कि ये किरण बहुत ही अफसोसनाक बात है, जैसे मंदुखेल साहब ने भी कहा। अब मिफ्ता इस्माइल को कौन जानता था, हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमने तो कॉलेज से लेके और प्रैक्टिकल लाइफ में अपने हाथों से दरियाँ बिछाई, कुर्सियाँ लगाई, हमने इस सियासत की खातर जेलें बर्दाश्त की, हर चीज़। लेकिन ये बदकिस्मती है तमाम पार्टियों के अंदर कि ये जो पैराशूटर और शॉर्टकट के ज़रिए पैसों के ज़रिए पार्टियों के अंदर आते हैं और फिर वो इसी तरह के फैसले करते हैं। देखें ये कोई आसमान से उतरा हुआ उतार था कि परवेज़ रशीद जैसे सीनियर तरीन पार्टी का जो लीडर था उससे रिजाइन लिया गया? क्या उसने किसी बाहर निकल के मियां नवाज शरीफ की जात पे किसी पे कोई बात की? ये बड़ा सवालिया निशान नहीं है वैसे कि पैराशूटर्स पैसे देकर आप ही की जमात में आए थे ना? मैं नहीं, हमारी नहीं, मैं भी बताता हूँ। फिर मुशाहिदुल्लाह मरहूम जो थे, क्या उन्होंने उनसे रिजाइन नहीं लिया गया? वो पार्टी का क्या शख्स था, उसकी खिदमात क्या थी पार्टी के लिए? ये लीडर्स के फैसले होते हैं और बंदे को कुर्बानी देनी पड़ती है। आपको पार्टी ने वो नवाजा है, हर दफा नवाजा है। कभी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन बनाया, आपको 2 दफा फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, स्टेट मिनिस्टर बनाया, और आप गुफ्तगू चले वो करते हैं। फिर आपसे कौन सा गैर इखलाकी काम किया गया है? आप कहते हैं जी मुझे इस्तीफा किस तरह, आपको रस्सियों से जकड़ा गया है, आपको थप्पड़ मार के रिजाइन लिया गया है? भी पार्टी ने आपको कुछ भी नहीं कहा, आपको बताया कि आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं जा रही, तो उन्होंने खुद आप रिजाइन, हमें कोई कह दे तो हम तो सुबह कर दें, अभी बैठे बैठे कर दें। कोई मतलब वो कहते हैं इसाक डार साहब उनके खिलाफ बाकायदा कैंपेन्स चला रहे थे, आप एक वो आर्टिकल्स लिखते थे। आप बेटियों तक चले गए, आपको तो अभी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इसी वक्त छोड़ के जाना चाहिए और फिर इनको ये हिसाब देना होगा। देखें ये भी बड़ा स्टाइल है, ये हमारे हुक्मरानों को भी, हमारे लीडर्स को भी सोचना चाहिए कि एक भाई जो है, एक ही 2 भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, यानी घर से मुराद उनकी कोई आपस में दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाइयाँ नहीं है, एक PTI में है, एक नून में है। अच्छा, अब इसके भाई ने, जो मेरी इतला है, इंफॉर्मेशन है, 2018 में करोड़ों रुपए दिए हैं PTI को पार्टी फंड, करोड़ों रुपए। ठीक है जी, मैं बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ। अब दूसरा, इसी तरह और भी 2-3 लोग हैं जो 2 हमारी पार्टी में और भी हैं, एक भाई इधर है, एक भाई उधर है। यार अब फिर तो हमें भी इजाजत दें। सुबह मेरा छोटा भाई भी मेरी खातिर जेल में बर्दाश्त करता रहा, उसको मैं किसी और जगह भेज देता हूँ आप, लेकिन ये हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। हम जिस कश्ती में सवार हैं, मोहम्मद जुबैर साहब की तरफ ये नहीं, और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, आपको मैं लिस्ट बताऊँ, आप हैरान हो जाएं। मैं ये कहता हूँ कि देखें, हमें भी चलाकियां होशियारियां आती हैं, लेकिन हम जिस कश्ती के सवार में उससे सुराख नहीं करते। हमने उम्र कैद लेके, जेलें देख के, 6x6 में पढ़ के भी ना अपनी लीडर और पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। और ये इसलिए नहीं खड़े रहे कि हमने किसी पे कोई एहसान किया है। ये हमारा आप कह रहे हैं उनको फौरन छोड़ देना चाहिए, पार्टी कोई एक्शन ले रही है उनके खिलाफ? मेरा ख्याल है कि पार्टी को अब इसके बाद क्या बाकी बात रह जाती है कि जब वो माँ बहन और बेटी तक चला गया है, और फिर उसकी बात, दूसरी बात यह कि हुआ तुम्हारे साथ क्या है? कुछ भी नहीं किया। मैं आपको बताऊं, अगर ये सब्र से मुजाहरा करते हैं, इनको पोर्टफोलियो चाहिए था ना। हमने तो सारी जिंदगी, हमने तो कभी अपने मुंह से पोलियो नहीं मांगा। इस शख्स ने 72 सिफारिशें करके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन लगाया, और इसकी दूसरी बात यह है कि 72 सिफारिशें करके मुझे ये लगा दें, मुझे ये लगा दें, मुझे ये लगा दें। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ एनफ इज एनफ। अब ये बहुत सारी हदें क्रॉस कर चुका है, इसको शोकास जाना चाहिए।
इससे लेके शौकास का जवाब लेके उसको और इसको खुद ही चला जाना चाहिए। अब जब आप मियां नवाज शरीफ की बेटी पे चले गए हैं और आप समधी पे चले गए हैं और आप अपना बताएं, आपको प्राइम मिनिस्टर दोबारा पोर्टफोलियो दे रहे थे, कोई ना कोई पोर्टफोलियो आपको दे देते। सर ये आपकी राय है या ये पार्टी के अंदर भी ये राय मिलती है कि उनको छोड़ के चले जाना चाहिए या पार्टी को कोई एटलीस्ट एक्शन लेना चाहिए? नहीं, पार्टी के तो देख रहे, मैंने तो शौकास नहीं देना, शौकास तो प्रेसिडेंट ने देना है। तो प्रेसिडेंट पार्टी को तो मैं, अब मेरी बातें अगर बुरी हैं तो ना दें, अगर अच्छी है तो दे दें। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे कहें कि गलत कह रहे हो, तो अगर वो गलत कर रहा है, ये कोई तरीका कार नहीं है। देखिए ना, हम रो रहे हैं इमरान खान को, हम रो रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन को कि वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ मजीद धकेल रहे हैं। रोज वो कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है। और खुदा का खौफ करो, डिफॉल्ट हो रहा है, ताकि दुनिया में अगर कोई 2 अरब, अभी आपने भी कहा, खाकान साहब ने भी कहा, मुख्तलिफ मैं जराए से आगे पीछे जुमला सुनती रहती हूँ कि पाकिस्तान एक इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो मुझे तो लगता है कि मोड़ नहीं है, अब ये पूरी चौरंगी बन चुका है। सर, हम हमेशा, खाकान साहब हमेशा यही इसी चौरंगी के बीच घूमते रहते हैं कि पाकिस्तान मुश्किल मोड़ से गुजर रहा है। ये हालात किस तरह से बेहतर होंगे, इसकी वजह क्या है कि अभी भी इस बार भी जो दोस्त ममालिक हैं उनकी यही शर्त है कि जब पहले IMF से मुज़ाकरात हो जाएं उसके बाद फिर कोई मदद की जाएगी? किरण, आप सही कह रही हैं। देखें, एक तो यह है कि 3 नवंबर से आज हम 7 जनवरी पे खड़े हैं। जो IMF का 9th रिव्यू है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं आपको पॉलिटिकल ओपिनियन ये दे रहा हूं कि उसको कर लेना चाहिए। इन 13 पार्टीज को की हुकूमत है, चाहे PTI की होती। IMF को इस वक्त छोड़ना जो है वो ऐसा ही है कि जो आपकी किश्ती को बचाए हुए है, आप उसका सहारा छोड़ दें, IMF का सहारा लें, और आपका डॉलर इनफ्लो जब तक बढ़ेगा नहीं तो ये जो रिजर्व्स हैं ये गिरते चले जाएंगे। हमने तकरीबन $1 बिलियन अ मंथ पिछले 12 माह में अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टेट बैंक हैं उनको रिसीड किया है। तो एक तो IMF का सहारा ले। दूसरा, अब किरण बहुत जरूरी ये हो गया है कि हमें हर सूरत किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के $3 अरब और $700 मिलियन तो इमीडिएटली चाइना के जो रोल ओवर हैं और जो बाकी भी रोल ओवर्स हैं चाइना के कमर्शियल लोन्स के, वो हमें लेने पड़ेंगे। इसलिए कि हम ये अनसस्टेनेबल लेवल पे हैं इस वक्त अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में। और जो अगले 6 माह हैं किरण, वो याद रखिए कि वो पिछले 6 माह से ज्यादा मुश्किल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। दुनिया की मईशत जो है वो सुकड़ जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट्स गिरती चली जाएंगी, आपकी रेमिटेंसेस स्लो होती चली जाएंगी। IMF के साथ रहिए, डॉलर इनफ्लोज को बढ़ाइए और इस वक्त को गुजारिए। और फिर जो आपने किरण बहुत अच्छी बात की कि हम फिर दोबारा आ जाते हैं वापस। जी खाकान साहब, ये आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना साहब की स्टोरी है कि हमारी हुकूमत कतर को LNG प्लांट्स फरोख्त करने की तैयारी कर रही है और ये सिर्फ इसलिए है कि डिफॉल्ट से बचा जा सके। तो क्या $1.5 अरब मिल सकेंगे? क्या हालात अब यहाँ तक आ गए? $1.5 अरब। तो किरण, 2017-18 से कोशिश ये हो रही है कि LNG पावर प्लांट्स जो 2 नए लगे थे और PMLN की हुकूमत में लगे थे जब लास्ट टाइम, क्योंकि जब बिजली को पूरा किया गया, जब 11,000 मेगावाट की शॉर्टफॉल चल रही थी, तो तब से ये ऐसे थे कि इन पे इतना डेट नहीं था, सर्कुलर डेट नहीं था। तो मैं 2018 में कैबिनेट कमेटी की मीटिंग्स में बैठता था, मैं हुकूमत के साथ ही था, तो ये कोशिश हुई। फिर 2019 में PTI ने कोशिश की। ये आज तक हम कोशिश करते रहे हैं कि इनको किसी तरह फरोख्त कर दें। अब ये है कि एक कतर का इंटरेस्ट इसमें पिछले 3 साल से है। आप हैरान होंगी कि ये 3 साल से जब हम कतरीज के साथ बात करते थे और मैं टेबल पे मौजूद होता था, तो ये कोशिश थी कि इनको बेच दें, पर वो ओपन बिडिंग में नहीं जाना चाहते थे। तो अब एक नया हुकूमत लाई है एक लॉ जिसके मुताबिक इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजैक्शन की जा सकती है, तो वो ये करने की कोशिश कर रही है। पर इस पे ऑफ कोर्स मसला ये है कि एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है प्राइवेटाइजेशन। लेकिन आपकी सारी बातों में जो खौफनाक बात है, आपने कहा कि जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं अगले 6 महीने ज्यादा परेशान कुन साल महीने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खाकान नजीब साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। हनीफ अब्बासी साहब और कादिर मंदुखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पॉलिटिकल मामलात को डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ जी। स्टूडियो में हनीफ अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कादिर मंदुखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मरियम नवाज साहिबा की ज़रा बात करने लगी हूँ। नून लीग में अपने वालिद नवाज शरीफ, चचा शहबाज शरीफ और उनके बाद सबसे ज़्यादा जो ताकतवर शख्सियत हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो सामने आई हैं। वो न सिर्फ अब पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं बल्कि चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं। इससे पहले सदर ही पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइज़र तस्वुर किया जाता था और नून लीग के पास शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, सरदार याकूब नासिर हैं, पीर साबिर शाह हैं और सरताज अजीज़ हैं। इनकी सूरत में पहले ही ऑलरेडी 4 सीनियर नायब सदूर मौजूद हैं। तो फिर मरियम साहिबा को इस फहरिस्त में शामिल क्यों किया गया है? इसकी मुमकिन वजह नाज़रीन ये बताई जा रही है कि पार्टी आइन के मुताबिक सदर बनने के लिए उम्मीदवार का बतौर सीनियर नायब सदर काम करना शर्त है। लिहाजा उन्हें सीनियर नायब सदर बनाने से न सिर्फ सदारत की राह उनके लिए हमवार हो जाएगी बल्कि चीफ ऑर्गेनाइज़र के इजाफी ओहदे से वो बाकी 4 सीनियर नायब सदूर से भी ऑब्वियसली एक स्टेप ऊपर होंगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि नून लीग में किसी को इंटर पार्टी इलेक्शन के बगैर ही सीनियर नायब सदर बना दिया गया हो, वरना इंटर पार्टी इलेक्शन तो गुज़िश्ता माह शेड्यूल थे जिन्हें मुलतवी करके पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल किया है। मरियम की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया है। इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन से शायद शरीफ फैमिली की गिरफ्त को मजबूत करना मकसूद था या क्या, लेकिन हालात कुछ और बता रहे हैं। द न्यूज़ के सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, इनकी खबर है कि पार्टी के कई सीनियर रहनुमा मरियम नवाज साहिबा की ये नई तकर्रुरी पार्टी के अंदर बेचैनी का सबब बन रही है। अब्बासी साहब हैं, उनसे मैं पूछूंगी कि आया वाकई ये तासुर दुरुस्त है या नहीं। कई सीनियर रहनुमा परेशान है, ये दावा भी किया जा रहा है कि ये फैसला बगैर किसी मुशावरत के किया गया है। अब सूरत हाल नाज़रीन यहाँ पर यह है कि नून लीग में नवाज शरीफ साहब ताहयात कायद हैं, उनकी बेटी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, दामाद कैप्टन सफदर यूथ विंग के सदर हैं, भाई शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं और मुल्क के वज़ीर आज़म भी, और उनके बेटे हमजा शहबाज पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं। और जब वजारत आला की मसनद की बात आई तब भी जो इंतखाब ठहरे वो ऑब्वियसली हमजा शहबाज हैं। नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार नून लीग ओवरसीज चैप्टर के सदर हैं, मुल्क के वजीर ख़जाना है, यानी हर अहम हुकूमती और पार्टी ओहदे पर शरीफ ख़ानदान की गिरफ्त है। नून लीग की इलेक्टोरल पॉलिसी भी मरियम नवाज ही बनाएंगी। हालांकि जो इस वक्त मारूजी हक़ाइक़ हैं उनके मुताबिक अभी तक मरियम साहिबा ने खुद कोई इलेक्शन लड़ा नहीं है और आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान या पंजाब का ज़मनी मार्का, मरियम ने अब तक 3 बड़ी इलेक्शन कैंपेन्स चलाई हैं। तीनों में ही जो मरियम एक्सपेक्ट कर रही थी उस तरह का नतीजा नहीं निकल सका। तो कल भी मेरा यही सवाल था और आज भी मेरा यही सवाल है कि क्या सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ हो रही है, मरियम कुछ अब डिफरेंट फार्मूलाज की तरफ आएंगी, क्या करेंगी, इस पर बात करूंगी। हनीफ अब्बासी साहब, सबसे पहले तो इस बात को दीजिएगा, पार्टी के अंदर बेचैनी मौजूद है, सीनियर रहनुमा इस बात से परेशान है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ मरियम की सदारत के हवाले से, नाइब सदारत के हवाले से? सर, पहली बात तो ये है कि आप ज़हन में रखें कि गिरफ्त मियाँ फैमिली की आपने कहा कमज़ोर हो रही है या मजबूत हो रही है। सर गिरफ्त ही है ना पार्टी के बात तो सुने ना, है ही मियाँ फैमिली। हाँ। आप देखें ना, इमरान खान को निकाल दें पीटीआई सिफर, आप बेनज़ीर भट्टो, जुल्फ़िकार अली भट्टो के खानदान को निकाल दें, कहाँ है पीपल्स पार्टी? ठीक है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पार्टी का नाम क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज, ठीक है जी। पार्टी उन्हीं के दम से है। सही। पार्टी के लीडर वो हैं, ताहयात कायद वो है हमारे, ठीक है जी। उसके बाद ये इडहाक अरेंजमेंट किया जाता है। अभी देखें ना, जनवरी से पहले हमने इलेक्शन कराना है पार्टी के अंदर, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल है हमारा। ये इडहाक अरेंजमेंट किया जाता है। जहां तक रह गया कि मरियम नवाज के ऊपर इख्तलाफ किसी पार्टी के अंदर, उसको नोटिफिकेशन किसने किया है? पार्टी सदर। पार्टी सदर कौन है? शहबाज शरीफ साहब, ठीक है जी। ये सारी क्या सराइयाँ होती हैं, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जहां तक रह गया अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी का ताल्लुक, वो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनसे मैं कभी इख्तलाफ नहीं करूंगा, उनकी अपनी कोई इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, फर्ज किया पार्टी का कौन सा बंदा है, आप पूरी पार्टी की लीडरशिप को, मियाँ नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को और शहबाज शरीफ को माइनस कर दें और कहें इनके बगैर इलेक्शन में जाएं, तो क्या किसी में इतना सा है कि वो पार्टी को लीड करे और जाके लोगों में मनवाए अपने आप को? ये किस्मा जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ात में है, वो मरियम नवाज की ज़ात में है, वो शहबाज शरीफ की ज़ात में है जी। अब इसमें सूरत हाल ये है कि किसी को तो कोई, मुझे मेरी समझ से बालातर है कि किसी ने इख्तलाफ किया हो आज तक। पार्टी के अंदर पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है, मैं सीएसी का भी मेंबर हूँ,
वहां पे यकीन माने जी। अगर पार्टी लीडर ने पिछले 16-17 साल में कोई अपना राय दी, अपनी सोच दी, तो जब पूरी की पूरी पार्लिमानी पार्टी ने कहा नहीं सर इस तरह होना चाहिए, तो यकीन माने नवाज शरीफ साहब ने उसी को फॉलो कर लिया और वो पॉलिसी अमेंड कर दी। इसलिए मौरूसियत का भी तो फिर देखें ना, मौरूसियत तो फिर अगर आप इसमें बात करती है तो सबसे बड़ी जमहूरियत में भी थी, आप अमेरिका में भी थी, आप श्रीलंका में भी थी। ये देखें ना, ये लोगों पे छोड़ दें कि लोगों ने अब किसी का आगे पीछे कोई ना हो जिन्होंने वैसे ही अपने फारग कर दिए हो, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सर इसमें तो कोई जिनके पास मौजूद है, में जो इस वक्त सबसे मौसर चेहरा है वो मरियम नवाज साहिबा है। तो अगर आप इलेक्शन स्ट्रेटजी को देख रहे हैं तो क्राउड समझ आता है। बिल्कुल है सर, पढ़ी लिखी दलेर खातून है, सुन ले जरा, दलेर खातून है जिसने बाप के साथ जेल काटी, मेरे साथ जेल काटी, जिसने दूसरी मर्तबा जेल काटी, अपने बाप के सामने गिरफ्तारी दी, तो क्या मैं खुद उनको अपनी आंखों से अडयाला जेल में देखता रहा हूं? जी। अच्छा, अब सर मुझे ये बताइए, ये एक आम तासुर था कि जनरल इलेक्शन से पहले मरियम नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म हो जाएगी और वो इलेक्शन को लीड करेंगे फ्रंट फुट पर। तो सर अब क्या मरियम साहिबा को ये नायब सदर बनाया गया है, चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया, तो क्या वो जो कोशिशें हो रही थी वो नाकाम हुई हैं कि जिसकी बदौलत अब ये एक प्रोसेस का हिस्सा है कि वो नायब सदर हो गए, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, फिर वो लीड करेंगे? इस चीज का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, झूठ झूठ है, सच सच है। मियां साहब आ रहे हैं? मियां साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएंगे। कब? ठीक है ना जी, मेरा ख्याल है अनकरीब आने वाले हैं, इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले आएंगे, डंका अभी बजेगा, आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और बब्बर शेर आएगा। और मैंने पहले भी आप ही के प्रोग्राम में कहा था, तो इंशाल्लाह ताला इसमें लीड करेंगे पूरी कौम को, और वो लीड करेगा जिसने हजारों किलोमीटर यहाँ पे मोटरवे बना दी, जिसने 10,000 मेगावाट बिजली पैदा कर दी, जो 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना से लेके आया, जो कतर से पैसे लेके आया, सऊदी अरब से पैसे लेके आया। इस चीज से तो मैं आपको डिनाई नहीं करूंगी क्योंकि शख्सियत परस्ती तो है हमारे पास यहाँ पे, वो चाहे पीटीआई को देखें, वहाँ इमरान खान है। अच्छा, शख्सियत परस्ती एक तो है ना, लेकिन किरण इस तरह ना करें, किरण इस तरह ना करें, सुने ना, खुद भी तो कहा नहीं, सुने देखें, एक होती है कारकर्दगी, एक होती है कि आपने बस पूछना ही पूछना है। हाँ। आप देखें ना, आप इमरान खान से पूछे कि तू 4 साल में बता क्या क्या किया, हाँ। कितने हॉस्पिटल्स बनाए, कितने मोटरवेज बनाए, कितनी इन्वेस्टमेंट दुनिया से लेके आए, चाइना भाग गया, हाँ। सी पैक करके, सुनती जाए, सऊदी अरब नाराज हो गया, सऊदी अरब को राजी करने के जगह मलेशिया नाराज हो गया, टर्की नाराज हो गया, सुनने से यूरोप नाराज हो गया, अमेरिका नाराज हो गया, रोज बयानिया बदला होता है। चले मंदुखेल साहब का कमेंट लेते हैं। मंदुखेल साहब, ये जो अब्बासी साहब बात कर रहे हैं कि जो पार्टीज के अंदर शख्सियात हैं, अगर उनको निकाल दिया जाए तो पार्टी कुछ भी नहीं है, कमेंट करना चाहेंगे सर? फिर वो जो जमहूरियत की बात करते हैं पार्टी के अंदर, ये तो मौरूसियत ही है ना जो आगे बढ़ रही है सर। मैं किरण साहब आपको अब्बासी साहब की बात से मैं इत्तफाक करता हूँ। मैं आपको हिंदुस्तान का हवाला दे दूँ। जब राजीव गांधी मारा गया तो सोनिया गांधी ने बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर ली है कि मैंने नहीं चलाना है और मेरी जान मेरे बच्चों को मैं इस दलदल में नहीं फंसाना चाह रहा। आप देख रहे कांग्रेस बैठ गई, मनमोहन सिंह ने नहीं चला सका, वापस कांग्रेस रहनुमाओं ने राजीव गांधी के बेटे को वापस लिया है। इसी तरह क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, बुश, जॉर्ज बुश जूनियर, सीनियर, और उसके बाद आप पाकिस्तान के अंदर देखिए मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर जमीयत की क्या पोजीशन है, नवाज शरीफ साहब के बगैर नून लीग क्या पोजीशन है, भुट्टो ख़ानदान के बगैर पीपल्स पार्टी क्या पोजीशन है। इस तरह आप पीटीआई का तो एक ही शख्स है, वो तो चला गया, उसकी आगे पीछे तो कोई है ही नहीं है, वारिस ही नहीं है, तो अल्लाह उसको ऐती दे, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। फिर उसके बाद आप वली खान ख़ानदान को आप एनपी से अलग कर दे, तो ये एक लोगों का एक एतमाद होता है, कारकुनों का एक जज्बा होता है, एक लगाव होती है वली ख़ानदान के साथ, लेकिन हर पार्टी में काबिल लोग मौजूद होते हैं। बेहद शुक्रिया। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ रही हूँ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। मनाज़िर है कराची एयरपोर्ट के अतराफ़ के ममनुआ इलाके के, जहाँ एक खातून विजिलेंस ऑफिसर है, सिविल एविएशन की मुलाजिम की बगैर स्टिकर वाली गाड़ी के दाखिले से मना किया तो उसने न सिर्फ खातून से बदतमीज़ी शुरू कर दी बल्कि धमकी दी कि अगर गाड़ी को जाने नहीं दिया तो तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा देगा और फिर मौलवी आकर उसे काट कर फेंक देंगे। वीडियो वायरल हो रही है तो सिविल एविएशन ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी साहब की जानिब से भी वाक़े का नोटिस लिया गया है। हिदायत की जा रही हैं कि खातून सिक्योरिटी ऑफिसर की हिफाजत के लिए इक़दाम किए जाएँ और इल्ज़ामात गलत साबित होने पर इल्ज़ाम लगाने वाले को सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन ये इस कदर नाज़रीन संगीन हरकत है कि इस पर रिवायती तहकीकात और मजम्मतों से काम नहीं बनेगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में इस तरह के इल्ज़ामात से साबिक वज़ीर आज़म तक महफूज नहीं है।
इमरान खान पर हमला करने वाला भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहा था और हुकूमत उसकी मजम्मत करने के बजाय इल्ज़ामात को तशवीशनाक कह रही थी। तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर हुजूम इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सानिया सियालकोट इसकी ताज़ा मिसाल है। जिस मज़हब में एक इंसान की जान को सारी इंसानियत से तशबीह दी गई है, वो मज़हब जिसने बच्चों को ज़िंदगी बख्शी है, वो मज़हब जिसने अंधेर दिलों को रोशनी दिखाई है, उस मज़हब का नाम बदनाम करने वालों का अंजाम दर्दनाक होना चाहिए। ऐसे लोग दीन के नाम पर धब्बा हैं। इन जैसे लोगों की वजह से ही रोशन ख्याली के नाम लेवा तौहीन रिसालत के कानून के खिलाफ बोलते हैं। कानून दुरुस्त उसका गलत इस्तेमाल करने वालों को इबरत का निशाना बना देना चाहिए। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो आफाक अहमद साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन आपको। कराची की सियासत फिर एक नई करवट ले रही है। फ्रंट फुट पर मुकाबले के लिए बैकडोर पर तैयारियां हो रही हैं, बिछड़ों को मिलाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बिखरे धड़ों को मुत्तहद करने के लिए इस वक्त दर दर पर जा रहे हैं, हर दर खटखटा रहे हैं। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी भी एक एक करके तमाम दरों पर हाजिरी लगा रहे हैं। बल्दियाती निज़ाम और हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज के लिए एक स्टेज और एक प्लेटफॉर्म से आवाज़ बुलंद करने के लिए मना रहे हैं। MQM सरबराह ने 3 रोज़ कबल महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद से मुलाकात की। मुत्तहिदा सरबराह और हकीकी चेयरमैन के दरमियान ये 30 साल में पहली बाज़ाब्ता मुलाकात थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी आफाक अहमद से मुलाकात की है और उन्हें साथ चलने की पेशकश की है। आफाक अहमद ने फौरी तौर पर रजामंदी का इजहार तो नहीं किया, लेकिन इनकार भी नहीं किया। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर स्टेक होल्डर्स साथ बैठें तो वो भी साथ होंगे। तो इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे साथ ही मौजूद हैं चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट हकीकी आफाक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफाक भाई, गवर्नर सिंध और MQM के मौजूदा सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आए। गवर्नर साहब कहते हैं कि वो जोड़ने का पैगाम लेकर आए, आपने कहा कि आप साथ बैठने को तैयार हैं, तो इस वक्त रुकावट कहाँ पर है? जी, मेरे इल्म में तो नहीं है कि रुकावट कहाँ पर है। इन्होंने जो मुत्तहिद करने की कोशिश की है वो तो मुत्तहिदा के जो धड़े हैं आपस में उनको मुत्तहिद करने की कोशिश की है। उन्होंने मुझे भी दावत दी थी, लेकिन मैंने उनको वजाहत की कि मेरा कभी भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ नहीं रहा और मेरे नज़रियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, उनके नज़रियात मुख्तलिफ हैं। वो लोग कौमीधारी की सियासत करते हैं, बल्कि बाज़ जगह तो बैनुल अक़वामी सियासत करते हैं, और मैं एक छोटी सी लसानी पार्टी का नुमाइंदा हूँ और मैं फ़खरिया लसानी पॉलिटिक्स करता हूँ, मुनाफ़क़त नहीं करता, जिसकी वजह से मेरा कोई ताल्लुक़ बनता नहीं है। अगर सिंध के शहरी इलाक़ों के मसाइल के ऊपर कोई ऐसा इशू है जो मैं भी उसको हल करना चाहता हूँ और बाकी जमातें भी हल करना चाहती हैं, और आप उन्हें अगर किसी कॉमन इशू पर एक जगह बिठाते हैं और कोई जॉइंट स्टेटमेंट हम जारी कर सकते हैं, उस पर कोई रेजोल्यूशन हम पेश कर सकते हैं, तो उसमें मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी मर्जर या किसी इत्तेहाद का हिस्सा मैं बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। सही, ये क्लैरिटी है आपकी तरफ से कि आप किसी मर्जर का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आफाक साहब, आपने अकेले रहकर बहुत से इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें से किसी में भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। हाँ, आपके पीछे आपके जाने वाले बहुत होते हैं, आपके जलसों में लोग आते हैं, तो आप नहीं समझते कि अगर आप किसी मर्जर का हिस्सा बन जाते हैं तो ये आपके मफाद में होगा? सर देखिए, इंतखाब के नताइज किस तरह बनते हैं वो मैं और आप सब जानते हैं। मेरा ख्याल है कि अब तो पाकिस्तान के अवाम भी जानते हैं, जिसकी वजह से इंतखाबी अमल से अवाम की दिलचस्पी कम होती जा रही है, जो एक ख़तरनाक अमल है। हमें फ्री फेयर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और जो मुक़्तदिर हल्के हैं जो मैटर करते हैं इंतखाबी अमल में, उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर अवाम इंतखाबी अमल से उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो रही है तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अवाम का पार्टिसिपेशन अगर किसी भी फ़ैसले में कम से कम होता जा रहा है तो ये कोई अच्छा शुगून नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर फ्री फेयर इलेक्शन होंगे तो नताइज डिफरेंट होंगे। अच्छा सर, आमिर खान साहब माजी में बड़े करीब रहे हैं आपके, तो अभी ये जो इस वक्त जो मर्जर के लिए और जो सबको इकट्ठा करने के लिए सारी एक मुहिम चल रही है, बाकायदा तौर पर मुलाकातें हो रही हैं, उसमें आमिर खान साहब से आपका कोई रब्ता हुआ है? नहीं, आमिर खान साहब से मेरा रब्ता इस अरसे में नहीं हुआ। बाकी मुख्तलिफ़ तकारीब में मेरी मुलाकातें उनसे होती रही हैं। कोर्ट में क्योंकि हम
सेम मुकदमात फेस कर रहे थे, तो हाई कोर्ट में मेरी मुलाकातें उनसे हुआ करती थी। लेकिन इस अरसे के अंदर जब से ये इन्होंने मर्जर की कोशिशें शुरू की हैं, मेरा आमिर खान साहब से कोई रब्ता नहीं है। सही। अच्छा आफाक साहब, MQM इस वक्त सर वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, और जिस सूबे में, जिस शहर की और लिसानी बुनियादों पर जो आप सियासत करते हैं, अब वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो आप समझते हैं कि शहर की बेहतरी के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वफाक से अलहदा होना होगा, या फिर वफाक में रहते हुए शहर की बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है? देखिए, मैं क्योंकि वफाक के साथ किसी मुआहदे के तहत हुकूमत में नहीं हूँ, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, तो इस पर अगर कोई राय दे सकती है बेहतर, तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खुद दे सकती है। मैं तो जाहिर है कि आपकी राय जानना चाहती हूँ कि आप क्या समझते हैं। देखिए, अगर उनके मामलात हल नहीं हो रहे और अगर वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को उनकी ज़रूरत नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि वफाक को तो उनके वोटों की ज़रूरत है। तो वफाक को अगर वो कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो वफाक से वो मुतालबा कर सकते हैं कि महाजर अवाम के जो मसाइल हैं, उन्हें खुलकर महाजर अवाम की बात करनी चाहिए। ये लगी लिपटी बात करना कि सिंध के शहरी इलाके और सिंध के शहर के लोग तो ज़ाहिर है यहाँ पर बाहर से आके जो कमाने के लिए आए हैं वो लोग भी हैं। तो सीधी बात यह है कि सिंध के शहरी इलाकों के अंदर अगर हमें वफाक भी ये समझाता रहा है, और वफाक ने ज़ाहिर है कि इस बात का तासुर आम किया है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के अर्बन एरियाज़ के लोगों को मुलाजमतें नहीं दी, तो अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वफाक का हिस्सा है और पीपल्स पार्टी, मेरा ख्याल है कि उनके बगैर भी गवर्नमेंट चला सकती है, लेकिन वफाक उनके बगैर गवर्नमेंट नहीं चला सकता। तो अगर वफाकी गवर्नमेंट से वो मुतालबा करें कि भाई ठीक है, पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ जुल्म व ज़्यादती की है, हमें नौकरियों से महरूम रखा है, हमारे अवामी मसाइल हल नहीं किए, तो वफाक के पास जो इख्तियारात हैं, जो वफाक के पास नौकरियों के मौक़े थे, तो कस्टम है, आपका गैस डिपार्टमेंट है, आपका PIA है, जो वफाकी इदारे हैं, कम अज़ कम वहाँ तो महाजर अवाम को अकोमोडेट करके उनके आंसू पहुँचे जा सकते थे। और जो उनके बुनियादी मसाइल हैं, मिसाल के तौर पर डिलिमिटेशन का मामला है, तो उन्हें वफाक के सामने उठाना चाहिए कि अगर पीपल्स पार्टी हटधर्मी का मुजाहरा कर रही है और वो उनके मामलात को डिस्कस करना नहीं चाहती, और अगर इलेक्शन कमीशन पर भी वो असरअंदाज हो रही है, तो वफाक मुदाखलत करे। और अगर वफाक मुदाखलत नहीं करता, तो वफाक में मिनिस्ट्रियाँ लेकर चंद लोगों का तो फ़ायदा है, अवाम का फ़ायदा तो नहीं है, तो फिर उन्हें अलग हो जाना चाहिए। जी आफाक साहब, लेकिन ये जो इत्तेहाद था, ये पिछली हुकूमत के साथ भी था, 3.5 साल गुजारे, वो भी 15-16 रुकनी मुतालबा था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। फिर अब 8-9 महीने इस हुकूमत के गुजर गए, इनके साथ भी मुआहिदा था, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ शहर के लिए। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, बदतरीन सूरत हाल है सर। 2022 में जिस तरह से लोग बेचारे ये राजनी और चोरी चकारियों में मर रहे थे, अभी पिछले 6 दिन गुजरे हैं और 6 दिन में 2 कत्ल हो चुके हैं। तो सर आप समझते हैं आपके पास कोई फार्मूला है शहर की बेहतरी के लिए, आवाम को ये जो चोरी डकैतियां, इसके किस्से जो इतने ज़्यादा बढ़ गए, इससे बचाने के लिए कोई फार्मूला है आपके पास? देखिए, मैं इस पर भी बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं एक वजाहत ज़रूरी समझता हूँ। आपने मुझसे पूछा था कि खालिद मकबूल साहब भी यहाँ आए थे, तो खालिद मकबूल साहब से भी मैंने ये कहा था कि देखिए, आप डिलिमिटेशन को गलत कहते हैं, मैं भी गलत कहता हूँ। मैं इस मामले में आपके साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए अपना वक्त भेजूंगा, और वो आपके साथ 9 तारीख को जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें खड़े होंगे। लेकिन इस डिलिमिटेशन को बुनियाद बनाकर अगर आपका मुतालबा तस्लीम नहीं करते और अगर आप कोई फ़ैसला करने जा रहे हैं, तो आपके किसी फ़ैसले के साथ हम नहीं खड़े हुए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट के साथ क्या मुआहदे हुए हैं और क्या आप उनसे मुतालबात कर रहे हैं डिलिमिटेशन के अलावा। इसलिए कि ज़ाहिर मुआहदों की खिलाफ वर्जी की बुनियाद बनाकर आप इलेक्शन से अलहदा भी हो सकते हैं, इलेक्शन का बाइकाट भी कर सकते हैं, आप कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि हम आपके फ़ैसलों में शरीक नहीं हैं। एक बात तो मैंने उनको वो वजाहत की थी जब वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने हिमायत मांगी थी कि भाई हम 9 तारीख को प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ शरीक हों। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ इस मौक़िफ़ की हिमायत करने के लिए आपके साथ शरीक हूँ, ये वाज़े कर देना चाहता हूँ। दूसरा, आपने मुझसे कहा कि जो हालात हैं वो बहुत बदतर हालात हैं, तो ज़ाहिर है कि हम सिर्फ मुतालबात कर सकते हैं, हम लड़ नहीं सकते। और हम लड़ें किससे? इसलिए कि अगर हमने कहीं एहतजाज माजी में किए थे, तो हमें उस माजी के एहतजाज को जब ताकत से कुचला और उस कुचलने की बुनियाद पर कहीं रद्द-ए-अमल में कहीं कोई लोगों ने गुस्से का इजहार किया, तो आपने उसको मुल्क दुश्मनी से ताबीर किया। हम मुतालबात ही कर सकते हैं कि देखिए, इस सिंध के शहर में
बिलखुसूस कराची में आप यहाँ के लोगों को नज़रअंदाज करके दादू से अपॉइंटमेंट करें, आप लोगों के पुलिस में भर्ती करें, आप लाड़काना से भर्ती करें और फिर ऑन डेपुटेशन आप जो है वो कराची के अंदर लाके यहाँ उनको पोस्ट कर दें, ट्रांसफ़र कर दें, तो ज़ाहिर है कि जब आपका रवैया बहुत ही मुतासिबाना हो, आप इस शहर के लोगों को पुलिस में भर्ती करने के लिए तैयार ना हो, तो यहाँ की इंतज़ामिया और पुलिस और अदलिया तमाम के तमाम गैर मुकामी हों, यहाँ तक के जराइम पेशा भी गैर मुकामी हों, तो इस शहर का अमन कैसे बहाल हो सकता है? हम 152 अरब रुपया तकरीबन पुलिस को देते हैं हर साल। जी आपने इस रकम का इस शहर के लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचाया? कितने लोगों को अमन फराहम किया आपने? सही, बिल्कुल ठीक। सर एक और मसला ये भी है, स्पेशली एमकेएम की तरफ से ये एतराज़ उठाया जाता है कि जो एमकेएम का मैंडेट था वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की झोली में डाल दिया गया, जो उन्होंने पिछले इलेक्शंस में 14 सीटें निकाली, और अब ये भी कहा जाता है कि किसी खास मकसद के तहत हुआ। अब आफाक अहमद क्या समझते हैं कि अगर अब इलेक्शंस होते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वही मैंडेट हासिल कर सकेगी? सर देखिए, अब आपने अपने सवाल में ही सवाल का जवाब भी दिया कि जो इलेक्शंस हुए उनको मैंडेट उनकी झोली में डाला गया। तो अगर मैंडेट माजी में दिया गया था और देने वाले अगर आज ना देना चाहें तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में तो नहीं है कि वो यहाँ। सर मेरा जवाब नहीं है कि एमकेएम ऐसा कहती रही है, इसलिए मैंने कहा है। सर आपने कहा तो मैंने कह दिया। चलें, अच्छा आपका जवाब नहीं है, ये मेरा ही जवाब है। सही। अच्छा सर, आप काफ़ी अरसे से कुछ ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या कराची की सियासत से बेजार हो गए, मायूस हो गए हैं आप, या फिर आप एक बेहतर वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, मैं कभी एक लम्हे के लिए भी तहरीक से और जद्दोजहद से अलहदा नहीं हुआ। मैं मुस्तकिल जद्दोजहद कर रहा हूँ, मैं मुस्तकिल काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मिजाज होता है। मुमकिन है कि मैं जो ज़रूरत है हालात की और जो वक्त का तकाज़ा है मैं उसके मुताबिक मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी सरगर्मियाँ, मेरी एक्टिविटी कभी बंद नहीं हुई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आफाक अहमद साहब, महाजिर कौमी उमूर प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। वक्त भी ख़त्म हो गया है नाजरीन, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपने और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।